अगर नहीं दिख रही है तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा। सो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेशन है वो हमारा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है। इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। सो आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज के सेशन में हम क्या-क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हमारी कंपनी का कि हम फिस्क कैपिटल क्या है और हम क्या काम करते हैं। फिर मैं आपको अपनी टीम के बारे में भी थोड़ा बताऊँगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने सिर्फ़ मुझसे ही बात की अभी तक। सो आप लोग नहीं जानते कि हमारी टीम में और कौन-कौन काम करता है। इन फ्यूचर हो सकता है कि वो लोग भी आपसे कॉन्टैक्ट करें फॉर डिफरेंट डिटेल्स और रिक्वायरमेंट। तो उस हिसाब से उनका जानना भी ज़रूरी है। फिर हम मेन टॉपिक पर आएँगे जिसमें हम ट्रेडिशनल और बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में समझेंगे और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है वो बिहेवियरल फाइनेंस का हिस्सा होती है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग समझने के लिए पहले बिहेवियरल फाइनेंस और ट्रेडिशनल फाइनेंस में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। फिर जब गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग समझ लेंगे, उसके बाद हम आपको समझाएँगे कि कैसे फिस्क कैपिटल आपकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है और हमारी क्या अप्रोच होती है। एक एग्ज़ाम्पल में भी मैं आपको शो करूँगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और फाइनली फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप हमको जॉइन कर सकते हैं, तो उसकी सारी डिटेल और प्रोसीजर मैं आपको समझाऊँगा। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे बारे में बताऊँ तो जैसा कि आप में से काफ़ी लोग तो जानते ही हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। सो हमारा काम जो है हम पूरा म्यूचुअल फंड जितने भी हैं इंडिया में सबसे पार्टनर्ड है। तो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना होता है हम कर सकते हैं। हमारा किसी एक कंपनी से ऐसा कुछ सेल्स डील वगैरह नहीं कि हम उनका सेल करते हैं म्यूचुअल फंड। हमारा काम है कि क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट नीड समझना और उस हिसाब से उसका एंड टू एंड फाइनेंशियल प्लानिंग करना कि उसके लॉन्ग टर्म के क्या गोल है, शॉर्ट टर्म के क्या गोल है और उस हिसाब से फिर हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करते हैं कि किन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना सही है उसके लिए। मेरे बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने एमबीए किया है आईआईएम उदयपुर से और फिर मैंने 3 लेवल ऑफ सीएफए भी क्लियर क्लियर की है। सीएफए जो है वो एक ग्लोबल सर्टिफ़िकेट है यूएस से ये इसका इंस्टीट्यूट यूएस में है, अमेरिका में और ये जो सर्टिफ़िकेट है ये काफ़ी जाना-माना सर्टिफ़िकेट है ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। सो आप इसको अगर आम आदमी के लिए समझाऊँ तो शेयर मार्केट का सीए भी बोल सकते हैं। अम, उसके बाद ये एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने अम सीएफए और एमबीए करने के बाद यूट्यूब चैनल से अपना स्टार्ट किया था ये एडवाइस का काम, जहाँ पे मैं लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देता था, थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता था, इसी यूट्यूब चैनल से। फिर धीरे-धीरे लोगों ने मुझे कहा कि मैं टेलीग्राम पे अपना चैनल बनाऊँ, ताकि लोग अपने सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ पाएँ और मैं उनको हेल्प कर पाऊँ। तो इस तरह से हमारा जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने अपने कुछ फैमिली के पोर्टफोलियोज़ भी मैनेज किए अपने अलावा। तो धीरे-धीरे उनसे एक कॉन्फिडेंस भी आया कि हमारा जो रिटर्न था वो काफ़ी अच्छा जाता था। यहाँ पे मैंने 30% ईयरली लिखा है, पर काफ़ी पोर्टफोलियो हमारे ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 1 साल, 2 साल में भी डबल हो गए, जो कि 30% से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होता है। तो ये हमारा एक तरह से हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरी टीम के बारे में बताऊँ तो हमारी टीम में महिमा केशवानी है। ये अहमदाबाद गुजरात बेस्ड है और वो हमारा रिसर्च और एचएनआई रिलेशनशिप्स जो भी बड़े क्लाइंट्स होते हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले जो 15-20 लाख 1 आध करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे भी ज़्यादा, उनको हैंडल करती है और थोड़ा रिसर्च जो हमारा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है वो भी महिमा देखती है और महिमा ने अ, बीकॉम और सीए में सीए फाइनल में स्टूडेंट है महिमा और महिमा ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के साथ भी 2-3 साल काम किया है, तो उसको वो एक्सपीरियंस भी है। सेकंड जो यहाँ पे हमारा टीम मेंबर है मोहम्मद फैज़ान, ये मेरा छोटा भाई है और फैज़ान हमारा पूरा मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस अभी हैंडल कर रहा है। तो जितना भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटी होती है, केवाईसी वगैरह में कोई इश्यू आए तो ऑफिसेज़ जाना होता है, फिजिकल ऑफिसेज़, वहाँ का सारा काम देखना, प्लस सेल्स और मार्केटिंग भी हमारी काफ़ी हद तक फैज़ान ही देख रहा है। और लव जो है, लव हमारे टेक्निकल कंसल्टेंट है। लव हमारी कंपनी के पार्ट नहीं है, लव की खुद की एक कंपनी है जॉय इन्फो सॉल्यूशन, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट, एप्लीकेशन और बाकी सारा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में।
तो ये हमारी टीम थी। अगर आपको इनमें से फैज़ान और महिमा से भी अगर कोई मैसेज आए, तो आप समझिएगा फिश कैपिटल से ही आया है, तो आप उनके साथ भी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, आप भी अगर कुछ स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं और उसके लिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप लव का कॉन्टैक्ट मुझसे ले सकते हैं। तो अब हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंस और बिहेवियरल फाइनेंस होते क्या है। सो ट्रेडिशनल फाइनेंस जो है ये बेसिकली ये एक ऐसे थॉट प्रोसेस है मार्केट की कि जितने भी मार्केट के अंदर लोग पैसा लगा रहे हैं, वो सारे के सारे बहुत समझदार इन्वेस्टर होते हैं। समझदार और रैशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च करता है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसके हिसाब से उसको पता है कि मार्केट के अंदर जो भी शेयर चल रहा है, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर सबको पता है कि मार्केट में कि एक शेयर की करेक्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, तो बहुत माइक्रो सेकंड में मार्केट उस शेयर को उसकी प्राइस पे ले आएगा। क्योंकि अगर वो ₹1 ₹2 भी कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, तब तक जब तक कि वो उसकी रेशनल प्राइस पे नहीं आ जाए। तो इसके अंदर ये माना जाता है कि एक इन्वेस्टर कभी भी मार्केट से कुछ प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता, बिकॉज़ सबको ये लगता है कि उनको सब आता है। राइट? बट हम जैसा देखते हैं कि मार्केट ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट में लोग पैसा भी कमाते हैं और अब उनके एनालिसिस से उनको बेनिफिट भी होता है। तो उसका रियल रीज़न यही है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, सब रैशनल इन्वेस्टर नहीं है और जिसकी वजह से मार्केट में मिसप्राइसिंग होती है शेयर्स की और वो मिसप्राइसिंग का ही हम फ़ायदा उठा के जो भी शेयर ऐसे होते हैं जिनमें बेनिफिट हमें दिखता है कि बढ़ सकते हैं आगे जाके, उनको उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्योंकि पूरी तरह करेक्ट नहीं था, तो फिर बिहेवियरल फाइनेंस ऐड किया, जिसके अंदर ये एक्सपेक्टेशन रही कि हाँ, ह्यूमन्स है तो ह्यूमन्स मिस्टेक भी करते हैं, ह्यूमन्स के अंदर कुछ बायसेस होते हैं, उनके इमोशंस होते हैं, उनके सोचने की कुछ क्षमता होती है, जिससे ज़्यादा वो नहीं सोच सकते, जिन वजहों से वो पूरा इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाते और इसकी वजह से मार्केट में मिसप्राइसिंग होती है। तो बिहेवियरल फाइनेंस में ही ऐसे भी कॉन्सेप्ट आते हैं कि जो भी इन्वेस्टर है उसके दिमाग में कुछ बकेट्स होते हैं। उसके दिमाग में एक जो भी जैसे मान लीजिए उसकी सैलरी आ रही है ₹1,00,000 तो उसके दिमाग में है कि मैं ₹30,000 तो मेरा फिक्स खर्चा हो गया, कि मैंने रेंट में दे दिया, मैंने घर का सामान ले आया, ये सारी चीज़ें। फिर 25-30 हज़ार वो इस तरह का खर्चा रखता है कि उसको कहीं घूमने जाना है, पार्टी वगैरह करनी है या ऐसे कुछ खर्चे आ गए जो मंथ में 1-2 बार ही आते हैं। तो इस तरह के कुछ रैंडम इवेंट्स के लिए वो दूसरा अपना एक बजट दिमाग में बना के रखता है। और फिर तीसरा उसका होता है कि ये मेरी सेविंग है 30-40 हज़ार की, उसको मैं फिर एफडी करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ, बैंक में ही रखूँ। ये सारी जो चीज़ें ये बेसिकली दिमाग में उसके होती है। तो इस तरह की जो मेंटल मैपिंग बोल दीजिए या जो दिमाग में उसने एक बकेट बना रखे अपने पैसे को लेके, उसको समझते हुए फिर बिहेवियरल फाइनेंस ने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट निकाला है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम अ, एक अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करते हैं और फिर हम उस गोल्स के लिए जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में या और भी दूसरी तरह के एवेन्यूज में जहाँ से हमें बेटर रिटर्न मिले। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास एक गोल है कि मेरे मुझे 5 साल में कुछ करना है, 10 साल में कुछ करना है और इतना अमाउंट चाहिए, तो उस हिसाब से आप थोड़ा एक अटेंटिव होके और बिल्कुल डेडिकेटेडली एक अमाउंट हर महीना सेव करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे और आप टारगेट करेंगे कि उस टाइम तक आपका इतना पैसा हो जाए जो आपका गोल अचीव हो जाए। तो उससे फिर आप क्या करते हैं कि आप 1-2 महीने, 3-4 महीने के अंदर या 1-2 दिन के लिए मार्केट गिर गया तो उसमें आप टेंशन नहीं लेते क्योंकि आपका 4-5 साल का कम से कम गोल होता है या और ज़्यादा का भी होता है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास गोल्स होना चाहिए। तो गोल की डेफिनेशन क्या है कि गोल कभी भी जैसे मुझे एक घर चाहिए, ये एक गोल नहीं हुआ। गोल होता है कि अगर आपके पास वजह है कि क्या चीज़ करना है। सेकंड चीज़ आपके पास है कि आपको पता है कि कितना बजट लगेगा उस चीज़ के लिए, उस फाइनेंशियल गोल के लिए। और थर्ड चीज़ है कि आपको कब करना है, ये टाइमलाइन पता है। जैसे मुझे 5 साल के अंदर एक घर खरीदना है 1 करोड़ का, तो ये मेरा एक गोल हुआ। लेकिन मुझे सिर्फ़ घर खरीदना है ये एक गोल नहीं हुआ। उसी तरह से मुझे रिटायर होना है, तो ये एक गोल नहीं हुआ। लेकिन मुझे 30 साल बाद रिटायर होना है और रिटायरमेंट पे मुझे 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये आपका एक गोल हो गया। तो इस तरह के गोल हम डिफाइन करते हैं और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो
अब हम फिक्स्ड कैपिटल कैसे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कराते हैं, तो इसके अंदर हमारी अप्रोच सिंपल है कि हमारे पास कोई भी इन्वेस्टर आता है, तो हम उससे समझते हैं अगर वो इंटरेस्टेड होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में, तो हम सबसे पहले उसकी रिस्क प्रोफाइल समझते हैं कि कितना बजट है, उसका क्या सैलरी है, कितने एक्सपेंसेस है, क्या उसकी सेविंग्स है। उस हिसाब से फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट लेने के बाद गोल्स सेट करते हैं। तो गोल सेटिंग में हम क्या करते हैं कि फाइनलाइज़ करते हैं कि कौन-कौन से गोल हैं इन्वेस्टर के और किन्हें प्रायोरिटाइज़ देना है, किनको प्रायोरिटी से थोड़ा नीचे रखना है। जैसे कि किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना है और उसे घर भी खरीदना है। तो अब अगर हमें लगता है कि दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है उसके इन्वेस्टमेंट बजट के हिसाब से, तो हम घर वाला चीज़ पहले करेंगे। अगर ये लगा कि 4-5 गोल हमने सिलेक्ट किए, उसके अंदर ये है कि अलग-अलग हिसाब से जैसे घर खरीदना हो गया, कार खरीदना हो गया, ट्रिप पे जाना हो गया, रिटायरमेंट गोल हो गया। तो इसमें सबसे पहले तो उसको घर खरीदना एक गोल हो गया, जो प्रायोरिटी हो गई। फिर रिटायरमेंट क्योंकि बाद की चीज़ है तो हो सकता है हम पहले कार खरीदने को रख दें, फिर रिटायरमेंट का रखें और जो वर्ल्ड टूर वगैरह की चीज़ है, ये एक तरह से लेविश लाइफ़स्टाइल वाले गोल्स हो गए। तो इसको हम लास्ट प्रायोरिटी देते हैं कि अगर सब इन्वेस्टमेंट के बाद भी पैसा बच रहा है, तो फिर हम इस तरफ जाएँगे। तो जब ये हमारे सारे गोल डिफाइन हो जाते हैं, इनका बजट समझ में आ जाता है कि हमें किस टाइम पे कितना पैसा चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हम एक मंथली बजट बनाते हैं कि मंथली कितना इन्वेस्टमेंट आपको प्लान करना है, कितना पैसा आपको हर महीना देना है, जिससे कि आपके गोल अचीव हो जाए। जैसे कि आपने अगर एक घर ही खरीदना है 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ 10 साल में आपको चाहिए, तो वो 10 साल में 1 करोड़ के लिए आपको आज कितना पैसा देना पड़ेगा, जिससे आप 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न मिला के 10 करोड़ सॉरी 1 करोड़ हो जाए। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान बन गया। जब ये सारा प्लान और सब फाइनल हो जाता है, फिर हम मंथली इन्वेस्टमेंट एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो हम इन्वेस्टर को बताते हैं कि कहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड्स में हम खुद डायरेक्टली उनका इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस तरह से हम उनके गोल्स को अचीव करने में उनकी मदद करते हैं। और ये चीज़ क्या होती है कि हम हाफ ईयरली एक रिव्यू रखते हैं इन्वेस्टमेंट एग्ज़ीक्यूशन के बाद। तो हर 6 महीने में क्या होता है कि हम उनका 6 महीने का इन्वेस्टमेंट या तब तक का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। ये समझाते हैं उनको कि हम टारगेट से आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, अगर पीछे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं? क्या हम उसको अचीव कर लेंगे आगे के टाइम में या नहीं? ये सारी चीज़ें बताते हैं और उसके अलावा फिर हम उनसे और उनकी फाइनेंशियल इस हेल्थ के बारे में पूछते हैं कि उनकी मतलब थोड़ी सैलरी बढ़ी है या और कुछ पैसा उनके पास आया है, क्या वो बढ़ाना चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट या कुछ अर्जेंट इमरजेंसी आ गई है या और कुछ खर्चा आ गया जिसकी वज़ह से उन्हें इन्वेस्टमेंट कम करना है, थोड़ा पैसा निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस रिव्यू में डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि कैसे हमने एक क्लाइंट के लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। तो ये एक एग्ज़ाम्पल क्लाइंट है, कोई रियल पर्सन नहीं है, बट इसी तरह के हमने अपने एक्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए भी प्लान्स बनाए हैं। तो जैसे ये जो हमारा क्लाइंट है, इसके लिए हमने 3 गोल डिफाइन किए थे। उन्होंने पहली रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक घर खरीदना है 2030 तक जिसके लिए उनको 2 करोड़ चाहिए। फिर दूसरा उनका था कि उनको 2054 में वो 60 साल के हो जाएँगे और तब उनको रिटायरमेंट करना चाहिए, जिसके लिए उनको 5 करोड़ रुपए लगेगा। तो वो 5 करोड़ भी हम एक कैलकुलेशन से पहुँचते हैं कि बेसिकली एक इंसान है उसको रिटायरमेंट के बाद मंथली कितना रुपया लगेगा, उस हिसाब से हम एक रिटायरमेंट कॉर्पस रखते हैं कि इतना करोड़ अगर आपके पास रिटायरमेंट में हो, तो आप मंथली इतना-इतना रुपया निकाल सकते हो, जब तक आप जियो तब तक। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से हमने रिटायरमेंट कॉर्पस बना रखा है। तो अब हमने क्या करते हैं कि ये 2 गोल हो गए और तीसरा गोल उनका था कि उनको हर साल 3 लाख रुपए यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है। तो हर साल उनको 3 लाख रुपए चाहिए ट्रिप्स के लिए। किसी भी देश या शहर उनको जाना है, तो सारी ट्रिप का उनका बजट है कि 1 साल में 3 लाख रुपए की ट्रिप्स करनी है। तो उस हिसाब से भी हमने उनको एक गोल बताया है। तो ये सारे गोल जब वो बताते हैं, तो हम फिर उनका एक फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं। तो हर गोल के फाइनेंशियल मॉडल्स हमने यहाँ बना रखे हैं। इसको मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊँगा, इसकी समरी समझा दूँगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बट इसके अंदर एक आइडिया देना चाहता हूँ कि जैसे हमने उनका घर का गोल था, तो घर के लिए 2 चीज़ हो सकती है, या तो आप डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा करो या फिर आप पूरा पैसा अपनी जेब से लगा के घर खरीदो। तो 2 करोड़ रुपए 10 साल के सॉरी 6 साल के अंदर करना हर इंसान के बजट में नहीं होता है। अगर वो बजट में हो सकता है अगर आप हर महीना 2 लाख रुपए लगाओ। तो जिनका 2 लाख मंथली है, वो अगर लगाएगा, तो हम उसको 2 करोड़ दे पाएँगे। कोई ऐसा व्यक्ति कि वो 2 लाख रुपए महीना नहीं दे सकता, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम 40,000 रुपए महीना इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि 2029 तक 40 लाख रुपए हो जाए ये पैसा
और फिर वो 40 लाख के हिसाब से उसको 80% लोन और 20% डाउन पेमेंट के हिसाब से उसको 2 करोड़ का घर मिल जाए। तो ये कैलकुलेशन के बाद फिर क्या हुआ कि अगर फुल कॉस्ट पे आप कर रहे हैं, तो आपका गोल अचीव हो जाएगा अपने आप ही 2 करोड़ रुपए मिलने के बाद। लेकिन अगर आप कर रहे हैं इस तरह की प्लानिंग कि आपको डाउन पेमेंट का ही पैसा इकट्ठा करना है, तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा। तो आप जब लोन लोगे तो 30 साल का अगर आप 1 करोड़ 60 लाख का लोन लोगे 8.5% पे, तो आपकी ईएमआई बनेगी 1 करोड़ 23 लाख। और सिमिलरली अगर आपको 15 साल के लिए लोन मिलता है, तो आपकी ईएमआई बनेगी 1 करोड़ 57 लाख। तो हम यहाँ भी क्या करते हैं कि ईएमआई में भी हम प्लानिंग बताते हैं कि अगर मान लो आपको 30 साल वाली प्लानिंग है, जिसमें 1,23 आपको देना है और 15 वाली प्लानिंग में 1,57 देना है। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप बड़े बड़े टेन्योर वाली जितना भी मैक्सिमम आपको मिल रहा है, जैसे 30 साल, 20 साल, 25 साल वो वाला ले लो और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हमारे साथ इन्वेस्ट करो। तो उसके अंदर ये होता है कि हमारे साथ जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा जल्दी बढ़ता है लोन के रेट से। तो अगर 15 साल में लोन खत्म हो रहा है, तो ये डिफरेंस इन्वेस्ट करने की बजाय करने के टाइम पे हम 12 से 13 साल के अंदर ही आपका लोन क्लियर करवा सकते हैं। तो ये आपका हो गया लोन वाला प्लान। इसके बाद बात आती है रिटायरमेंट वाले की। तो रिटायरमेंट में सिंपल सी बात है कि हमारा जो प्लान था उस हिसाब से अगर रिटायरमेंट तक 15,000 इंसान इन्वेस्ट करेगा, तो उसका अप्रॉक्स 6 करोड़ रुपए 5.92 करोड़ उसका पैसा हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। फिर जब ट्रिप वाली बात हुई, तो ट्रिप के लिए हमारा ये था कि इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर को 30 लाख रुपए हमें एक बार देना है। उसके बाद हम हर साल के अंत में उसको 3 लाख रुपए देंगे। तो ये 3 लाख तो नहीं देंगे बेसिकली 3 लाख से हर साल 5% बढ़ा के देंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि 5% तो कम से कम महँगाई बढ़ेगी हर साल। तो पहले साल 3 मिला, अगले साल 3.15 ऐसे करते-करते जो आखिरी की उसकी किस्त होगी, वो उसको मिलेगी 1 करोड़ 6,702 की 1 करोड़ सॉरी 10,66,702 की। तो 10-10 लाख बेसिकली उसको मिलने लगेंगे 2052 और 53 में और 2053 जो होगा उसके अंदर उसका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा एक तरह से। उसके बाद हम उसको पैसा नहीं दे पाएँगे, वो रिटायर भी हो जाएगा व्यक्ति। तो ये हमारे गोल्स थे। तो उसके बाद जैसा हमने आपको समरी का बताया, तो गोल डिफाइन हो गए, गोल का हमने प्लान बना लिया, उसके बाद हम इन्वेस्टर को समरी बताते हैं कि अगर आपको पहले ऑप्शन पे जाना है, डाउन पेमेंट के लिए सेव करना है, तो आप 40,000 मंथली इन्वेस्ट करो और अगर आपको डाउन पेमेंट की जगह पूरा हाउस एक बार में खरीदना है 6 साल के अंदर, तो आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। तो ये आपने दोनों ऑप्शन रहते हैं, तो फिर इन्वेस्टर अपने हिसाब से इसका प्लानिंग कर लेता है। इसमें ये भी हो सकता है कि वो 40 की जगह 1 लाख करने का सोचे, तो 1 करोड़ उसका 1 करोड़ ऊपर हम बना दें और बाकी 1 करोड़ का ही वो लोन ले सिर्फ। तो ये सारे ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। रिटायरमेंट का भी सेम है कि 15,000 के हिसाब से 5 करोड़ है, अगर उसको 10 करोड़, 12 करोड़ करना है, तो वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन होती है और ट्रिप्स का भी सेम चीज़ है कि 3 लाख रुपए का सालाना एक बनाया हमने और 30 लाख रुपए रखना है। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि हर साल इंसान 3 लाख की ट्रिप ज़रूरी नहीं है करे। तो हो सकता है 1-2 साल वो कम की ट्रिप करेगा, तो वो पैसा भी बनता जाएगा। तो वो धीरे-धीरे क्या होगा कि उसका पोर्टफ़ोलियो भी ग्रो होता जाएगा। तो अगर ऐसी ज़रूरत लगी कि कुछ साल में जब घर पे लेना है, तब उसको थोड़ा लोन कम करना है, तो ये 30 लाख भी अगर 30 से 35-32 कुछ भी हुआ, तो वो भी उठा के हम उसको दे देंगे और 30 तो उसको उसका जो यहाँ से पेमेंट बन रहा है, वो तो उसको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से हमारे गोल्स जो होते हैं, वो हम थोड़े शिफ्ट भी कर सकते हैं प्रायोरिटी की तरफ। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था। ऐसे अगर आपका इसके अलावा भी कोई गोल है, तो उसके लिए भी हम बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल अल्केमी में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक सेट ऑफ रूल से ही चलना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उस हिसाब से हम आपको अपना प्लान बता सकते हैं। इसके बाद हम से जुड़ने का तरीका अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके लिए सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है, कि आपको सबसे पहले हमको कॉन्टैक्ट करना है। हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आपसे कॉल डिस्कस करेंगे, कॉल पे हम आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट समझेंगे। उस हिसाब से हो सकता है कि आपका ज़रूरी नहीं हो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ही कर रहा हो, आप हो सकता है कि सिर्फ़ एक बार लमसम लगा के 5 लाख, 10 लाख और फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसको आगे ग्रो करवाना चाहते हो, मंथली कुछ नहीं देना चाहते, तो वो भी चलेगा। दूसरा क्या होता है, कई लोग अपने दिमाग से ऑलरेडी सेट करके आते हैं कि मुझे 10,000, 20,000 ऐसा कुछ अमाउंट मंथली करना है, मेरा कुछ गोल-वोल के हिसाब से नहीं है। तो वो भी हम करते हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको मंथली कुछ फिक्स करना ही है, अगर हमने एक बार कमिटमेंट कर दिया या एक बार लमसम कर दिया तो फिर आगे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट हम ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं
और ऐसा भी नहीं कि ₹100 मंथली या ऐसा कुछ है, आप एक बार ₹100 लगा के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट आपको भी पता है ₹100 पे कितना ही कुछ रिटर्न आएगा। तो रियलिस्टिक आपकी रिक्वायरमेंट समझ के हम आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट ये है एग्ज़ाम्पल देने का मकसद ये था कि अगर आप बहुत छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी है, जो आज की तारीख में 1 या 2,000 भी सेव कर पा रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। और ये है कोई इसकी लिमिट तो है नहीं, आपको करोड़, 2 करोड़ भी करना है, 10 करोड़, 20 करोड़ भी करना है, तो वो सारी चीज़ हमारे पास मैनेज करने के लिए पूरे रिसोर्सेज़ अवेलेबल है। अब बात आती है कि ये इन्वेस्टमेंट अप्रोच जब हमारी कन्फर्म हो गई, उसके बाद हम आपके साथ एक लिस्ट शेयर करते हैं, जो कुछ फाइनेंशियल और आपकी पर्सनल डिटेल की होती है। वो आपको हमको डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है, जिससे हम आपका रजिस्ट्रेशन कर सकें अपने सॉफ्टवेयर्स में। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो पूरा अपना जो भी मंथली प्लान और ये सारी डिसाइडेड है, उस हिसाब से हम आपका इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। बीच में कोई भी हिकअप आता है, तो वो भी हम एक-दूसरे से डिस्कस करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा अगर आपको कभी भी कोई डाउट है, तो हम तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल ही है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और अगर आपको कुछ डाउट हो, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं कि कैसे कॉन्टैक्ट करना है, मैं वहाँ भी आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये हमारा वीडियो था। आप इस लास्ट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम क्यू एंड ए पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं और मेरा ईमेल आईडी देख सकते हैं। तो ये 2 सोर्सेज़ तो आपको और दोनों ही व्हाट्सएप से जुड़े हुए नंबर है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को या मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करके और आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा दूँगा। सो दिस वाज़ आवर वीडियो। अ, इसके बाद मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप अपने क्यू एंड ए मुझे इस स्क्रीन में इस सेशन के अंदर मेरे साथ शेयर कर दें, तो मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। एक क्वेश्चन आया है जिसका मैं रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इन नेक्स्ट 5 इयर्स? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप जैसे देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और हम सब की तरफ से। क्योंकि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जो होता है वो कंपैरेटिवली लेस रिस्की होता है और आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और आपकी आपका पैसा बेसिकली आप नहीं लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड थोड़ा सेफ़र ऑप्शन हो जाता है कि ये जानने के लिए कि हाँ, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट होगा जो थोड़ा सेफ हो, सिक्योर हो, रिस्क लेस हो, उस हिसाब से। तो म्यूचुअल फंड में जैसे-जैसे ग्रोथ हो रहा है ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि म्यूचुअल फंड जो है इंडिया में, ये ऑलरेडी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। एक टाइम ये था कि लोग 80-90% पैसा अपना एफडी में रखते थे। 2 से 3% लोग ही थे जो म्यूचुअल फंड की तरफ जाते थे। आज धीरे-धीरे हर इंसान एसआईपी और ये सब करा रहा है और चांसेस ये है कि आने वाले समय में 10 से 20% पैसा सेविंग्स अकाउंट में रहेगा। एफडी में भी उतना ही कम पैसा रहेगा और बचा हुआ जितना भी पैसा है वो आपका लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। शुरू म्यूचुअल फंड से करेंगे, आगे जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं। तो 5 साल मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है और जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जैसा हमारा ग्रोथ रेट है, उस हिसाब से स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज़ हैं, उनका प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ेगा। तो जैसे-जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, उनकी वैल्यू भी बेटर होती है। वैल्यू ग्रेटर हो रही है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे और इस तरह से स्टॉक मार्केट में उनकी प्राइस बढ़ेगी। सो कुल मिला के अगर इसको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल इसका आंसर दूँ, तो ये है कि आने वाले 5 साल में इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, वो 1 लाख से तो ज़्यादा क्रॉस कर ही जाएगा सेंसेक्स और जो दूसरे इंडेक्स है, वो तो और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से हम काफ़ी अग्रेसिव ग्रोथ और रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट पे देख सकते हैं। कोई और अगर आपका सवाल हो, तो वो भी आप पूछिए। आई होप कि मेरा ये सवाल आपका मेरा ये जवाब आपके सवाल का आपके लिए हेल्प किया होगा। तो आप चैट पे भी पूछ सकते हो और अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप करना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम 2 मिनट और रुकते हैं। अगर मुझे कोई और सवाल नहीं मिलता है, तो हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। अ, और कोई सवाल है आपका?
हम 1 मिनट और रुकते हैं, उसके बाद हम सेशन एंड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमें और कोई सवाल अभी नहीं मिल रहा है। सो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने ये सेशन को लाइव अटेंड किया। आप अगर यहाँ पे कुछ मिस कर चुके हैं, तो आप इस वीडियो को री-विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारी यूट्यूब चैनल पे। और हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपकी हर तरह से सहायता करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे इस वीडियो के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ ये वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ से भी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। और फाइनली मैं आपसे व्हाट्सएप से भी जुड़ा ही हूँ। अगर आपको हमारे फिस्क कैपिटल के व्हाट्सएप ग्रुप से जॉइन करना है तो वो भी आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे भी आपको ऐड कर दूँगा। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया और इस तरह की और वीडियोस के लिए और सेशंस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपको हमेशा अपडेटेड रखें हमारे कंटेंट में। थैंक यू वेरी मच।